सभी विद्यार्थियों और मेरे साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम फिर आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने जो 2024 पिछले सत्र के पेपर के बारे में डिस्कस किया था और उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए थे, उनके हमने आंसर ढूंढे थे कि किस प्रकार से ये इनके आंसर होंगे। साथियों, इस वीडियो में भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण टिप बताई जाएगी कि किस प्रकार से तो याद करें और जो क्वेश्चन जो आते हैं, प्रश्न पत्र तैयार होता है, वो प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं पाठ्य पुस्तक में, वो अच्छी तरह से समझाया गया है और कौन कौन से प्रश्न इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में और जो समान स्तर की परीक्षा है उसमें भी आपको इसमें मदद मिलेगी, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो देखेंगे। और अब अपन आते हैं अब क्वेश्चंस पर। इस के अंदर हम लघुत्रात्मक क्वेश्चंस खंड देखे लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि 13 नंबर पृष्ठ से लिया गया है। मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर एक तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन है उसको यदि समझ में नहीं आता है कि कारकों का नामांकित चित्र बनाइए, तो उसको इंग्लिश में और अवश्य देख लेंगे, वह आप आराम से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कई विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया, कंफ्यूज हो गए हैं कि कारकों का नामांकित चित्र कैसे बनाए। जब बोर्ड की कॉपियां मेरे पास भी आई तो कुछ ही विद्यार्थी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को समझा और उसका आंसर लिखा। देखिए, यहाँ पर पेज संख्या 13 में, जैसा कि मैंने एक टिप बताई थी कि किस तरह से क्वेश्चन लिया जाता है कि कोई भी चैप्टर जैसे कि उसको हटाया जाता है, पेज को दूसरे को पलटा जाता है, तो जो भी आ जाता है उसकी ओर उसका ध्यान जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो देखिए, लिख रखा है साफ साफ, देखिए, मृदा निर्माण कारकों का चित्र का प्रदर्शन, तो यही से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो इस तरह से देखिए, इसको लिखना क्या था कि ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम, अर्थात आरेखित चित्र है। कल भी मैंने बताया था आरेखित चित्र के बारे में समझिए। इस तरह से रेखाओं के माध्यम से चित्र को समझाया जाता है। तो ऐसे आरेखित चित्र जितने भी इस पाठ्य पुस्तक में है उनको अवश्य अवलोकन कर लें, देख लेंगे, उनमें से भी क्वेश्चन बनता है, आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इनमें से। तो ये आपको बनाना था, इस तरह से इसका चित्र बना करके और समझाना था। तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। इससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं इसी पृष्ठ से, जो अब आने की संभावना है इस वर्ष। देखिए, ये तो ये कि रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन आ सकता है या अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि है वी डोकुचेव, जिन्हें मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसी पेज से लिया गया है, इस पृष्ठ से, और एक ये सूत्र है, इसका ध्यान रखें, इस सूत्र को याद कर लेंगे, जो कि मृदा निर्माण का एक सूत्र है। एस बराबर ए ब्रैकेट में CL BRTOT, इनकी फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पर। एक ये भी याद कर लें, जोफे ने मृदा निर्माण के कारकों को कितने भागों में बांटा है, तो ये 2 कारकों में बांटा गया है, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। तो इसलिए इसको भी अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृष्ठ संख्या 19 से लिया गया है ये क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में आप देखिए खोल के। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लिख रखा है, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात और आपको बताई जा रही है एक, कि अधिकतर जो पृष्ठ पर पलटते हैं तो राइट हैंड की तरफ वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अधिकतर इधर की साइड से आते हैं। कोई भी टॉपिक लिखा है, कोई पॉइंट है, तो उसको उससे देख लें, वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिए, इसमें लिख रखा है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके 7 कारक है। इसमें पादप पदार्थों की प्रकृति, मृदा नमी, वायु संचार, यहाँ पर भी आपको
मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है चतुर्थात्मक में, जैसे कि ये क्वेश्चन है नीचे, मृदा वायु संचार, मृदा जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा में निर्भर करती है। तो यह है कि किसकी मात्रा में निर्भर करती है, ऑक्सीजन की मात्रा में निर्भर करता है। ये वायु संचार में ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यह ये भी ध्यान रखना है कि दोमट मृदा में चिकनी मृदा की अपेक्षा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन शीघ्र होता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। और एक मृदा ताप है, इनमें से एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरे पॉइंट तो आपको याद रखनी है, 7 जो कारक है और उनमें से महत्वपूर्ण चीजें ये याद रखनी है। एक क्वेश्चन यह छोटा क्वेश्चन बनता है अति लघुरात्मक, मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन उदासीन पीएच 7 पर अधिक होता है, यानी किस पीएच पर अधिक विच्छेदन होता है। तो पीएच भी इसको प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें सब बच्चे। पीएच 7 जो कि उदासीन बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 35 से क्वेश्चन लिया गया है कि मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व लिखिए। तो देखिए ये भी राइट हैंड वाले यानी दाई तरफ के जो प्रश्न पे इससे लिया गया है। और यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। ह्यूमस का जो कि कार्बनिक कोलेड होता है ह्यूमस, ये भी आपको जानकारी होनी है। तो ये बिंदु दे रखे हैं, इसमें से लिखने के 3 महत्व। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बनता है तो ध्यान रखिए, तो सारणी मैंने कल भी एक ट्रिक बताई थी कि आपको अधिकतर सारणी है इनमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनमें से छोटे क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा सकते हैं, आप भी क्वेश्चन बनाना सीखिए। एक तो इसमें अंतर है, ये अंतर याद कर लेंगे। कार्बनिक मृदा क्लोराइड और कार्बनिक मृदा क्लोराइड में क्या क्या अंतर है, इन अंतर को आप याद करोगे तो इनमें से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भी आपके कार्बनिक मृदा क्लोराइड है उनमें रेगिस्तान रेनाइन, इसके रेनाइन स्रोत होते हैं OS, ये ध्यान रखना है। और इसमें से इस ये मान याद रख लें, कार्बनिक में धनायन क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम या धनायन प्रति किलोग्राम होता है। और इसी प्रकार से जो कार्बनिक है, जो कि जिसका मुख्य उदाहरण है ह्यूमस होता है, ये इसके धनायन क्षमता जो आपकी होती है 150 से 300। प्रश्न संख्या 41 से लिया गया क्वेश्चन, धनायन क्षमता एवं मृदा उर्वरता में संबंध बताइए। देखिए राइट हैंड साइड से ही ये क्वेश्चन दिया गया है, धनायन क्षमता एवं मृदा उर्वरता में संबंध बताइए, जो कि ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको दिया गया था क्वेश्चन को। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी प्रश्न से, तो एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बेस संतृप्ति का जो सूत्र है ये याद कर लीजिएगा सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी परिभाषा ये इसको जरूर याद कर लेंगे, बेस संतृप्ति वाली को ज्यादा लंबा वीडियो गया इसलिए मैं कभी नहीं सुना सकता। इसके बाद देखिए यह इसी प्रश्न से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यह है कि सभी सामान्य उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमय बनना जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो आयन है तेनायन, इनकी मात्रा CC का लगभग 80 से 90% इनका योगदान होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और सोडियम, इनको अवश्य ध्यान रखें कि कितना % भाग होता है इनका, या किसका होता है 80 से 90% भाग। उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, तो ये ध्यान रखें। साथियों एक ये भी ध्यान रखिए, ये पीएच मान ये सबसे इंपॉर्टेंट पीएच मान है जो कि फसलों के लिए उपयुक्त पीएच परास मानी जाती है 6.5 से 7.5। ये आगे भी अपन जिक्र करेंगे, इंपॉर्टेंट है 6.5 से 7.5। प्रश्न संख्या 47 और 48 से जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए मृदा पीएच का पौधे में पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव को समझाइए। देखिए ये राइट हैंड साइड से क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुरंत पलटते ही देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है नीचे, पीएच एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, इस पेज को तो 47 और ये 48 नंबर का जो पेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और ये 49 नंबर में भी जो सारणी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पेज को अच्छी तरह से याद कर लें, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कारक पूछे गए, देखो नीचे लिख रखा है मृदा पीएच का महत्व और इसका प्राप्यता को प्रभावित करने वाला। अब बात करते हैं इस वर्ष आने वाले बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पौधे फास्फोरस को मृदा से अधिकांशतः किस आयन के रूप में ग्रहण करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2PO4- तथा H PO4 2-
आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पेज संख्या 48 है, ये पृष्ठ संख्या ये 48 जरूर आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। इसलिए इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव है। ये यानी आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन आ सकता है इस बार, और इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तथा द्वितीयक पोषक तत्व है, इनकी मृदा में अधिकतम प्राप्यता पीएच परास कितनी होती है, तो 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। ये एक इंपॉर्टेंट मान है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। 7 बच्चों उदासीन बिंदु होता है, 7 से 0.5 कम करेंगे तो 6.5 आएगा, 7 से 0.5 ज्यादा करेंगे तो 7.5 आएगा। तो इसलिए इस बिंदु को, इस पीएच परास को अवश्य ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पीएच है सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से प्रभाव डालती है, अलग अलग सूक्ष्म जीवों के लिए अलग अलग पीएच मान दे रखे हैं, तो इसको पूरा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच परास कितनी होती है, 6 से 7 होती है। अधिकतर पौधे की वृद्धि उदासीन मृदाओं में होती है 7 पर। ये पिछली बार अभी इससे पहले बताया था आपको कि पीएच 7 है जो उदासीन मृदाओं के लिए होती है, तो इसलिए अधिकतर पौधों की वृद्धि इसी पर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझाइए। ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार देखिए अब आने की जो संभावना है, पहली बात तो जो क्वेश्चन वो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो आ सकते हैं, इनकी संभावना है, और अप्रत्यक्ष प्रभाव आए थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इस पृष्ठ से, वो देखिए आपको बता देता हूं। यहाँ एक तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि अम्लीय मृदा सुधार के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में लाए जाते हैं। तो चूना पदार्थ है, जो मुख्य चूना पदार्थ, चूने से बने हुए पदार्थ है, इनको उपयोग में लाया जाता है। इनका किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से भी डोलामाइट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डोलामाइट का सूत्र क्या है, तो Ca कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये लवण होता है, कार्बोनेट लवण। इसमें कार्बोनेट के 2 अणु लेने हैं आपको, CO2 होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की 2 संयुक्ता है, मैग्नीशियम की 2 संयुक्ता, 4+4 होते हैं, और कार्बोनेट की 2 होती है, माइनस, तो 2 4 हो जाएंगे। इस तरह से ये डोलामाइट का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको तो जानकारी है, बिना भुजे चूने का सूत्र CaO है, और भुजे चूने का CaOH होल ट्वाइस है। एक मार्ल है, इसमें इंपॉर्टेंट है, मार्ल क्या है, मार्ल का सूत्र पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है इसका, ये कोमल और गुरगुरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से खड़िया है, ये भी जो अम्लीय मृदा सुधार के लिए काम में लाए जाते हैं, जो का भट्टी धातु मल है, इसको भी काम में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पौधों में फास्फोरस की कमी के कोई 3 लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन लिया गया है पृष्ठ संख्या 83 से 83 से। देखिए आपके ये क्वेश्चन फास्फोरस वाला, तो इसमें फास्फोरस की कमी के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि एनपीके, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पृष्ठ संख्या जो 83 है, इसको आप अवश्य याद कर लें। इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन तो मुख्य है ही, जिसकी कमी से पौधे बोने रह जाते हैं, हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे जो इसके लक्षण है, ये लक्षण भी याद करना है। और पोटास है, उसकी कमी के लक्षण भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये भी आपके इस बार आने की पूरी प्रबल संभावना है। इसमें से भी छोटे क्वेश्चन में भी बनता है, तो एक तो ये ध्यान रखें कि कपास की फसल में वृद्धि के समय की पत्तियां गिरने लगती है, तो या डोडे ठीक प्रकार से नहीं खुलते, किस तत्व की कमी के कारण होते हैं, पोटास की कमी के कारण ऐसा होता है। तो पृष्ठ संख्या 83 और 84 अर्थात ये पेज भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट आपके जो बताने जा रहा हूं, यह है कैल्शियम की कमी के लक्षण और जस्ते की कमी के लक्षण। जो नींबू वगैरह है, उनके जो फल है वगैरह, इनमें नींबू कुल के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं नींबू कुल में, और इसका तना बोना रह जाता है। एक डाइबेक प्रभाव पाया जाता है जिंक जस्ते की कमी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और है इंपॉर्टेंस में महत्व, बोरोन की कमी के लक्षण, इसको भी पढ़ना मत भूलना। गोभी के फूलों का आकार अनियमित होना या फल पर लाल धब्बे पड़ जाने का कारण क्या है, या कलिका का रंग हल्का हो जाना है, ये बोरोन की कमी के लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखें इसके लक्षणों को। पृष्ठ संख्या 121 और 22 से लिया गया है पाठ्य पुस्तक में। रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होने वाले
प्रदूषण को समझाइए। तो ये प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, और इसमें इसके बाद में आपके बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस वर्ष आने की संभावना एक, तो इसको जरूर आप याद कर लें, प्रश्न संख्या 120 पर, ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान रखें। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में इसको ध्यान रखना है। तो कर्णप्रिय जो ध्वनि होती है उसका क्रॉस कितना होता है, 40 से 50 डेसिबल, और डेसिबल जो ध्वनि का मात्रक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ध्वनि की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूरा, इसको ध्यान रखना। और संस्थान के द्वारा, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार कितने डेसिबल मान की ध्वनि को मानक माना गया है, मानक ध्वनि तो 90 डेसिबल, ये दो मान जरूर आपको याद रखने हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लगभग 45 हो गया, 40 और 50 का, और इसका दुगना है वो 90 होता है, 45 का दुगना, तो 90 डेसिबल मानक, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार माना गया है मानक ध्वनि। 122 नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इसके कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव, कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखने वालों का जड़ना आजकल, जैसे कि ये अधिकतर परेशानी होती है, हाथ पैरों में जलन, असमय बुढ़ापा, तंत्र का संबंधी रोग, कैंसर इत्यादि बीमारियां, ये इसका कारण है। ये क्वेश्चन आ चुका नाइट्रेट वाला पिछली बार बिली बेबी सिंड्रोम में 2024 में आ गया क्वेश्चन। और इसके अलावा आपके जो नासी रसायनों द्वारा प्रदूषण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर आप अवश्य याद कर ले। प्रश्न संख्या 122 है, इस पर ये दे रखे हैं नासी रसायनों के द्वारा कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, तो इसका ये भी बना रखा है, एक प्रेरक नाशियों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का प्रदर्शन, इसको अवश्य देख ले। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 123 नंबर पेज पर ये टेबल है, इसमें इसको भी अवश्य देखें। प्रदूषित जल के स्रोत और रोग कौन कौन से होते हैं, इसका भी अवश्य याद कर ले, इसमें मिलान करें इनको, और मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और कौन सा रोग किस तत्व की वजह से होता है, कौन कौन सा हानिकारक तत्व है, जैसे कि पारा है और सल्फाइड है, क्लोराइड है, तो इनका सीसा है, इनकी वजह से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषण के कोई से 3 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये दे रखा, ये आपके साथ जो स्रोत दे रखे हैं वायु प्रदूषण के, घरेलू कार्य के दहन से, ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन से, यातायात ईंधन के, औद्योगिक कारखानों से, विलायकों के प्रयोग से, कृषि क्रियाओं के द्वारा, अन्य स्रोत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से अब छोटा क्वेश्चन बन सकता है, तो अवश्य याद करें। और ये इसमें से भी इंपॉर्टेंट देखिए आपकी यह है, ताप विद्युत के द्वारा ऊर्जा हेतु दहन है, इसे और कौन कौन से किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है, औद्योगिक कारखानों से किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है, इसको भी अवश्य याद कर ले, और कृषि क्रियाओं से। अब इसके बाद आपकी बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है लघुत्रात में वर्णन करने वाला, वो वायु प्रदूषण के प्रभाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य याद कर ले। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, और इसी प्रकार से जीव जंतुओं पर प्रभाव, और मनुष्य पर प्रभाव, कौन कौन से दुष्प्रभाव है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव, इनको पूरे को आप अवश्य याद कर ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य रंग किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए, इसकी परिभाषा दी गई है और उपयोग लिखने होते हैं। देखिए इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की जो संभावना है यह है कि विश्व खाद्य संगठन WHO के द्वारा मान्य रासायनिक खाद्य रंग के रूप में कौन सा है, वो कोलता रंजक है मुख्य, इसका अवश्य याद रखें। और जो रंजक है विभिन्न देशों में कई प्रकार के रंग, तो इसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, परिरक्षक क्या है, तो एक तो इसकी परिभाषा याद कर लेना है आपको। परिरक्षक कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, छोटा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो यहाँ से पूछेंगे। परिरक्षक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक और रासायनिक परिरक्षक। प्राकृतिक परिरक्षक जो अधिकतर हमारी माताएं बहनें तो अधिकतर काम में लेती आई है, परिरक्षक के रूप में अचार मुरब्बा बनाते हैं, तो तेल, नींबू का अचार वगैरह बनाने में नमक, हरी मिर्ची के अचार बनाने में नमक, नींबू के रस का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से रासायनिक परिरक्षक है, उनमें से भी ये इंपॉर्टेंट है, सिलिका, लैक्टिक, सोडियम बेंजेट, पोटेशियम बेंजेट, तो 4 के आप नाम याद रख लेना है और इनको जरूर अवश्य याद करना है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, रिक्तस्थान में पूछा जा सकता है कि सोडियम बेंजेट सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला रासायनिक परिरक्षक है, तो इसका ध्यान किया, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फलों के रस, जैम, जेली, मुरब्बा आदि में इनका प्रयोग किया जाता है, आसानी से अवलोकन कर सकते हैं। देखिए ये बता रखा है, परीक्षक परिवहन संरक्षित उत्पाद, इसको मिलान करके भी आप याद कर सकते हैं, मिलान करके अभ्यास करें।
4 का नाम लिखें, इधर उधर तो आपका संरक्षित उत्पाद का नाम लिखें। जैविक खादों का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाले 3 प्रभाव लिखिए। ये क्वेश्चन आया है प्रश्न संख्या 143 से। मेरे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को इसको भी अवश्य आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अंतर आप याद कर लेंगे। कार्बनिक खाद अर्थात जैविक खाद और दूसरा है उर्वरक, इनमें क्या क्या अंतर है। यदि इनको अंतर को याद करोगे तो आप अन्य चीजें भी आसानी से समझ सकोगे, दूसरे क्वेश्चन भी आप आसानी से उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। भौतिक जानकारी है, रासायनिक गुणों पर प्रभाव है, ये भी आप याद कर लेना। तो 143 और 144 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर भी सारणी जो दे रखी है अंतर वाली, दोनों खादों में अंतर दे रखा है। और इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की बार बनता है, गोबर की खाद तैयार करने की विधि। इसमें आप जो ट्रेंच विधि है वो अवश्य याद कर ले। ट्रेंच विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अपन वर्ष भर खाद ले सकते हैं, क्योंकि 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे एक ही गड्ढे से पूरे वर्ष सड़ी हुई खाद प्राप्त कर सकते हैं। ये किसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये जरूर ध्यान रखिए। क्या विशेषता है इसकी, ये विशेषता है इसकी, तो इसको जरूर याद करें ट्रेंच विधि को। और गोबर खाद कैसे तैयार करते हैं और उसके संगठन भी याद कर लें, कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में है। डेयरी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, दूध के निर्जलीकरण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्रिया विधि आपको बतानी थी। प्रश्न संख्या 163 से ये क्वेश्चन लिया गया था, निर्जलीकरण। इसमें 200 से 211 डिग्री तापक्रम पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तो ये पुराना जो आपका तापक्रम का है वो जरूर याद कर ले, फिर भी वापिस रिपीट हो सकता है, ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें अब जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वह समांगीकरण क्रिया का। इस समांगीकरण में क्या होता है, जो दूध की गोलिकाएं वसा गोलिकाएं हैं और दूध का जो सिरम है उनको एक समान आकार देने के लिए छोटे छोटे कणों हैं उनको विभाजित किया जाता है और वापिस उसको प्रेशर से दबाया जाता है, ताकि वो ऊपर लेयर नहीं बने अलग से। तो ये क्रिया है समांगीकरण, पूरा दूध एक समान हो जाए। तो इसको अवश्य याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। फैक्ट संख्या 162 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूं, यह है। इसमें एक तो पास्चुरीकरण की क्रिया है, वो क्या है उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं, गर्म करना, धारण करना और ठंडा करना, ये 3 प्रक्रम इसके अंतर्गत आते हैं पास्चुरीकरण की क्रिया में। और टेम्परेचर ये क्वेश्चन में आ चुका है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने का है, दूध को ठंडा करने की विधियां कौन कौन सी है। इसमें देसी विधि, वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि आपको इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लें। वैज्ञानिक विधि में कौन कौन सी से जो माध्यमों काम में लाए जाते हैं, देखो तो ठंडा पानी, एक अमोनिया, एक ब्राइन विलियन, जो अधिकतर कुल्फी बनाने वाले होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। बर्फ और नमक का मिश्रण होता है, उसको ब्राइन विलियन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राइन विलियन किसे कहते हैं, इसे दूध का तापक्रम 3 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं खंड से, जिसमें कि दीर्घ उत्तर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इनके लगभग 100 शब्द सीमा में आंसर लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का, क्षारीय मृदा के सुधारित गंधक का उपयोग विस्तार से समझाइए। और इसी में 18 भी क्वेश्चन दिया गया है, क्षारीय मृदा सुधारित जिप्सम का उपयोग का विस्तार से समझाइए। फर्स्ट संख्या 65 से ये लिया गया है ये क्वेश्चन, देखिए। अब इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो गंधक के अम्ल का के बारे में ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से क्रिया करता है। तो क्रिया इसी प्रकार से होगी, तो इसका ध्यान रखें आप। H2SO4 देखिए, यहाँ मृदा कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त होती है, H2SO4 निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, इस रिएक्शन को जरूर याद कर लें। और जो आगे देखिए, जो इसमें जिप्सम दे रखा है जो कि पेज संख्या 63 पर है, यह से क्वेश्चन लिया गया था जिप्सम का। जिप्सम को सुधारक के रूप में किस प्रकार से काम करता है, तो इसकी जो रिएक्शन है वो जरूर याद कर लें। और एक ये जरूर ध्यान रखें, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, भारत में जिप्सम भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम जो नाम आता है JW लेबर का, इन्होंने उत्तर प्रदेश में इसका किया था, तो इनका जरूर नाम याद रख लें इस वैज्ञानिक का। अब बात करते हैं इस वर्ष आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक तो छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत सरकार के उपक्रम पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड PPCL, ये याद रखें, इनके द्वारा वितरित किया जाता है। पायराइट है, पायराइट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पायराइट से संबंधित जो क्वेश्चन है ये पेज संख्या
अब प्रश्न संख्या 64 पर दे रखा है। इसमें इस रिएक्शन को कंप्लीट याद करना है। अगले आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से ये रिएक्शन आप याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, जैसे ये बड़ा वीडियो जाएगा तो इसको अवश्य याद कर लें। इसी प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट है, पायराइट का जो परीक्षा में आएगा। इसका मर्दा में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को समझाना है। एंजाइम से क्या अभिप्राय है, इनका वर्गीकरण। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से क्या अभिप्राय है, इसके दो मुख्य वर्गों का वर्णन करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम का वर्गीकरण का ये क्वेश्चन इस तरह से ऐसे नीचे लिया गया था, 6 वर्गों में बांटा गया है इनको। तो ये टेबल दे रखी थी। और अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन आ सकता है आपके बाद, एंजाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट एक तो ये एग्जाम याद ही रखने हैं। टाइलिन एंजाइम, इनका उद्गम स्थल कौन सा है। इसी प्रकार ये पेप्सिन एंजाइम, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, इनका मिलान करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उत्पाद क्या बनता है, एंजाइम, उद्गम स्थल और उत्पाद क्या बनता है और किस प्रक्रिया करते हैं, तो ये अवश्य याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 2025 बोर्ड में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड क्या है और पॉलीपेप्टाइड से किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो और इनका वर्गीकरण भी होता है, 4 भागों में बांटा गया है। इसको अवश्य याद कर लें। और किस तरह से ये बनते हैं, तो इनका जो पेप्टाइड बंध है वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसकी एक तरफ की एमिनो इकाई और एक तरफ से COOH समूह होता है। ये देखिए NH2 और एक तरफ COOH, ये दो सेम है। ये क्रिया करके यहाँ H2 निकाल लेंगे और बाकी ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको अवश्य समझ लें। मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवश्य याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, दूध की पास्चुरीकरण की कम ताप और अधिक समय विधि और उच्च ताप और अल्प समय विधि, इन दोनों का वर्णन पूछ लिया गया है। लेकिन इनके जो कम ताप कितना और अधिक समय कितना और उच्च ताप कितना और अल्प समय कितना, ये आपको ये देखिए कम ताप और उच्च ताप, कम ताप और अधिक समय, यानी कम ताप का मतलब 63 है और अधिक ताप का मतलब है 63 का 73 नहीं है, ये ध्यान रखें, 72 याद रखना है। और ये देखिए कम ताप है, अधिक समय का मतलब है 30 मिनट और यहाँ पर कम समय का मतलब है मिनटे में, सेकंडे यहाँ पे याद करना था 15 सेकंड, वहां 30 का या 15 वो भी सेकंड, इसका जरूर ध्यान रखिए कहीं मिनट नहीं कर देना है। और 5 डिग्री तक फिर वापस उसको नॉर्मल करना है, टेम्परेचर कम करना है। दोनों में यही लिख रखा है, देखो स्थिर रखकर 5 डिग्री तक उसको करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जरूर छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अवश्य याद करें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया तब नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि कम ताप और अधिक समय विधि में कितना ताप और समय काम आता है, कितने समय तक उसको गर्म करना होता है। अब आते हैं खंड ड पर, यानी सेक्शन डी। इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 250 शब्दों तक अपन को इसमें आंसर देना होता है। बड़े क्वेश्चन है ये दोनों। इसमें पहला क्वेश्चन आया गया है 19 नंबर पर, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का संगठन कोई 2 गुण और मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, एक तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और जितना सा आता है उतना कर देते हैं। यह ध्यान रखें, प्रत्येक का एक एक अंक दे रखा है। संगठन बताना है, उसका 1 नंबर है। फिर 2 गुण बताने हैं, उसका 1 नंबर है, आधा नंबर। और मृदा में अभिक्रिया बतानी है तो उसका 1 नंबर है। और फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव हैं 2 प्रभाव, दोनों प्रभावों के आधा नंबर, इसका मतलब 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 4 नंबर दिए जाते हैं। तो एक तो इनको भी देखें, अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उसके बाद आंसर उसी तरह से आपको आंसर लिखने हैं। अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक संगठन कोई 2 गुण, मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये सब देखिए क्वेश्चन 94 से 96 नंबर पर और 96-97 पर ये टेक्स्ट से ये लिए गए हैं। देखिए बच्चों, ये वैसे क्वेश्चन लिया गया है 94 नंबर से और इसका आंसर पूरा दे रखा है, यानी संगठन, इसका गुण और अभिक्रिया मृदा में किस प्रकार से होती है। तो इस और आगे देखिए इसकी अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया किस तरह से होती है और प्रभाव, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसके बारे में दे रखे। तो पॉइंट्स इस तरह से आपको याद करने होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इस बार आने की संभावना है, प्रबल संभावना है।
देखिए केन जो कि किसान खाद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लें बच्चे। इसका संगठन याद कर लें जो आपके दे रखा है, अमोनियम का और अमोनियम नाइट्रोजन का और नाइट्रेट नाइट्रोजन का, ये अलग अलग है, इसलिए इनको अवश्य याद कर लेंगे। और गुण दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है कि वीडियो ज्यादा बड़ा जाएगा, मैं जल्दी बताना चाह रहा हूँ कि इसको इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। केन खाद जो कि किसान खाद है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर उदासीन उर्वरक है, अम्लीय और क्षारीय नहीं बनाता है मृदा को, इसलिए किसान खाद कहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती है और सभी तरह की मृदा में इसका उपयोग किया जा सकता है। देखो सभी प्रकार की मृदा में इसका उपयोग लाभदायक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना है। दूसरी खाद से संबंधित बड़ा क्वेश्चन आएगा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र याद कर लेंगे, अमोनियम NH4 HPA4, और इसके संगठन और गुण और प्रभाव आदि और रासायनिक अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। सिंगल सुपर फास्फेट का ये क्वेश्चन आ ही चुका है, इसके गुण वगैरह सब बताने इसमें, तो इसमें एक बात और अवश्य याद कर लें, जैसा कि इसका जो सूत्र है ये है इसका, और रॉक फॉस्फेट और गंधक के तेजाब से इसका निर्माण कब हुआ था, ये सबसे पुराना लोकप्रिय है, लेकिन ये क्वेश्चन जहां तक नहीं आएगा, मैंने भी बताया आपको, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये आने की प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार से देखिए और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने लाए जाएंगे। 20वां लास्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, और एक वर्मी ये कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की नाटक विधि। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि ये क्वेश्चन आया है, और वर्मी कंपोस्ट क्या है ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बता रखा है। लेकिन आपको ये तीनों जो पॉइंट है आपको अवश्य याद करने, वापिस इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटा वाला क्वेश्चन वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कंजर्वेशन और वर्मी कास्ट है, इसको तो अवश्य पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये अवश्य याद कर लें। कॉकन के साथ निकला ये पदार्थ है, ये गैर पचा हुआ पदार्थ ये वर्मी कास्ट कहलाता है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं छोटे छोटे एपीजिक जो प्रजाति के जो केचुए हैं, ये अधिकतर काम में लाए जाते हैं, इन्हीं केचुओं का प्रयोग हमें करते हैं मृदा के अंदर कृषि के कार्यों में। और एक इंडोजिक जो केचुए होते हैं, ये उन स्थानों पर किए जाते हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है, तो जल निकास के लिए जल भरा हुआ होता है, उसको काम में आते हैं, तो ये गहरी सुरंग बनाते हैं, इसलिए इंडोजिक कहते हैं इन केचुओं। इंडोजिक प्रजाति इसमें काम आती है। इस बार का इंपॉर्टेंट जो जैव उर्वरक है वो सबसे बायो फर्टिलाइजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 149 नंबर पेज है, इसको अवश्य पढ़ लेंगे। और इसमें एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोजन जैव उर्वरक है, उसके उपयोग की विधि क्या है, इनको किस प्रकार से काम में लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम कल्चर है, इंपॉर्टेंट है, एक ही दो बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है, ये अधिकतर एक पैराखंडा है, ठीक कि ऐसे जरूर अवश्य वो परीक्षा में देते हैं, इसका उपयोग वगैरह बोल्ड जो दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह से देखिए पूरी विधि दे रखी है यहाँ पर, किसकी पौध उपचार विधि, कंद उपचार विधि, तो इनमें से अवश्य क्वेश्चन आता है। और नील सेवाल वगैरह है, एजोला है, तो ये इंपॉर्टेंट है पूरा। पेज संख्या 149 और ये 50 वाला, इसको अवश्य याद कर ले। तो देखो साथियों, इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो डेयरी साइंस में वो बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रीम पृथक्करण सिद्धांत, इसको याद कर लेना है। और क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है, इसमें से एक गुरुत्वाकर्षण विधि, एक अपकेंद्र विधि। तो अपकेंद्र विधि के अंतर्गत आता है आपके जो क्रीम सेपरेटर है, ये देखिए आपकी अपकेंद्र विधि है, इसमें क्रीम सेपरेटर काम में लाए जाते हैं। और ये क्रीम सेपरेटर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बनावट के बारे में पूछा जा सकता है। बॉडी, दुग्ध पात्र देखिए यहाँ पर, और इस तरह से ये तो 7 पार्ट इसमें बाउल है, बाउल इसका मुख्य भाग होता है, मशीन का हृदय भी कहलाता है, इंपोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। और ये इसके बाउल के इतने पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स के बारे में देखो यहाँ चित्र के माध्यम से समझा रखा है, इंपोर्टेंट है, सबको ध्यान से अच्छी तरह से चित्र बना करके देखिए, प्रैक्टिस करें, और उससे ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके लाभ भी दिए गए हैं, देखिए क्रीम सेप्टर से क्रीम निकालने क्या क्या लाभ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले वीडियो और जो बनाऊंगा वो उसमें
उन्हीं क्वेश्चन के अभी तो मैंने पेपर को साथ में रखते हुए 2024 के पेपर को डिस्कस करते हुए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन पृष्ठ से बताए हैं जो पृष्ठ आ चुके हैं। लेकिन अब मैं ऐसे महत्वपूर्ण और पृष्ठ बताने जा रहा हूँ अगले वीडियो में, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आने की पूरी संभावना है। और ये देखिए आप 90% से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी पूरी आपको पूरा विश्वास है। अच्छी तरह वीडियो देखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।